काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सोमैया। उनसे बात करेंगे। म्यूचुअल इंडस्ट्री के एक प्रोमिनेंट फेस हैं, उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में उनकी क्या स्ट्रेटजी है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। एक क्लियरली हमारी मार्केट में मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि 700 दिन हो गए सेंसेक्स को ऑल टाइम हाई बनाए हुए। 700 दिन मतलब 2 साल के करीब हो गया है अब। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे मूव्स हैं, तो इंडेक्स शायद वो ना रिफ्लेक्ट कर रहा हो। क्या व्यू रहेगा आपका इस समय मार्केट को लेकर के? यही चलने वाला है कि इंडेक्स कहीं नहीं जाएगा लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे रहेंगे? जी, ऐसा थोड़े समय के लिए तो ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है हमको भी। और हम ज्यादा इसके बारे में चिंतित नहीं हो रहे और कंप्लेन भी नहीं कर रहे, क्योंकि अनुज जी, क्या होता है कि अगर आप थोड़ा पीछे जाके 2023-24 देख लें, तो वो इनफैक्ट एक्टिव मैनेजर्स के लिए और हम जैसे एक बैलेंस पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग, जिस तरीके से हम इंडेक्स को बीट करने के लिए अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके लिए पिछला साल 2 साल एक्चुअली बेटर है। बजाय इसके कि भाई 2023-24 अगर आप देखें तो एक तरीके से मार्केट में इतना मोमेंटम था कि तब अगर आप देखते तो अगर कमोडिटी, सिक्लिकल, पीएसयूज, पूरा स्मॉल कैप स्पेस, डिफेंस, शिप बिल्डिंग, तो मार्केट का कुछ हिस्सा चल रहा था और कुछ हिस्सा मार्केट का बिल्कुल ही नहीं चल रहा था। तो जब मार्केट में एक हाई बीटा रैली आती है, एक पोलराइज्ड मोमेंटम बन जाता है, वो इनफैक्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज, रिलेटिव बेंचमार्क को बीट करने के लिए जो हम पोर्टफोलियोज बनाते हैं, उसके लिए 23-24 अलग चैलेंज था। अगर आप गौर से देखें तो 2024 से लेकर 2026 तक हम लोगों का एक्चुअली काफी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव अल्फा बना है। जैसा आपने बताया कि भाई सेंसेक्स तो 700 दिनों से न्यू हाई नहीं बना पा रहा है, लेकिन अगर आप हमारे फंड्स देखें तो कई फंड्स का तो डबल डिजिट कंपाउंडेड रिटर्न है, कई फंड्स का हाई सिंगल डिजिट कंपाउंडेड रिटर्न है। तो बोलने वाली बात यह है कि पिछले 2 साल में जब इंडेक्स में कुछ नहीं हुआ है, स्टॉक पिकिंग के लिए, जैसा आपने खुद बताया, मैं वही चीज आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ कि भाई स्टॉक पिकिंग के लिए बढ़िया समय रहा है। और दूसरी चीज की अगर आप देखें इन 2 सालों में, तो हमारी डोमेस्टिक कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, हमारी डोमेस्टिक जो पॉलिसी मैनेजमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी ले लीजिए, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी ले लीजिए, ये सब चीजों के चलते डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस एक्चुअली इंप्रूव हुआ है। और बाहर के जो हेडविंड्स थे कि भाई ये एआई की रैली थी, अब थोड़े बहुत सवालिया निशान इस पे उठ रहे हैं, तो जो बाहर दूसरे मार्केट्स को जो चीजें आकर्षक बना रही थी, वो भी थोड़ी हेडविंड हमारे लिए कम हो रही है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, बाहर की हेडविंड्स कम हो रही है। थोड़े समय ऐसी अनिश्चितता रह सकती है, बट अल्टीमेटली अगर यहाँ से हम 6-12 महीने या 1 साल भी देखें, तो ऐसा रहेगा नहीं मार्केट। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं आगे जाकर के। ओके। कौन कौन से थीम्स है जहां पर इस समय आप सबसे ज्यादा पॉजिटिव हैं? अनुज जी, मैं ऑनेस्टली पिछले थोड़े समय में ये अल्फा भी इसीलिए बन रहा है क्योंकि मार्केट हेट्रोजीनियस हो चुका है। मार्केट में अगर आप देखें तो काफी मुश्किल है कि किसी एक थीम या किसी एक सेक्टर को पकड़ के चले। इनफैक्ट हमारा बढ़िया अल्फा इसीलिए बन रहा है क्योंकि मार्केट में कोई एक मोमेंटम या कोई एक थीम स्पेसिफिकली चल नहीं रही है। तो ये एक है। बट जरूर अगर आप यहाँ से आगे देखें तो हम एटलीस्ट म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं, वित्तीय सलाहकारों से हमारी बात होती है, हम हमेशा उनको बोलते हैं कि भाई ये ऐसा माहौल है जिसमें एक ब्रॉड बेस्ड डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप पोर्टफोलियो करना बेटर है। लेकिन अगर फिर भी सेक्टर्स की अगर बात होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है, हमारा जो फाइनेंशियल्स, कैपिटल मार्केट्स जो है, कैपिटल मार्केट्स, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ये स्पेस जरूर देखने जैसा है। और पिछले 2 साल में जो चल रहा है उस ट्रेंड को अगर आप आगे देखें, तो जितना भी इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग और न केवल बड़ी कंपनियां, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पूरा जो एक ब्रॉड यूनिवर्स है, इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे टीम को देखने को मिल रही है। आशीष जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये कमोडिटीज में जो एक मूव आया है आशीष जी, आई मीन गोल्ड, प्रीशियस मेटल्स के साथ साथ अगर आप इंडस्ट्रियल मेटल्स को देखें, सब में एक मूव आया है। इस पर आपका व्यू क्या है और इस मूव पे कितना ट्रस्ट करें और इसको खेलने के लिए क्या इस पर मतलब उतरना चाहिए मैदान में, और आपने फंड में अपने क्या स्पेस दिया इसको? वीरेंद्र जी, जरूर। इनफैक्ट गोल्ड अगर आप देखें, जैसे एक अच्छा इंडिकेटर होता है
कि हम लोग खुद मल्टी एसेट फंड्स मैनेज करते हैं जिसमें गोल्ड और सिल्वर का एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोजर रहता है। जैसे अगर आप 2 साल पहले देखें तो गोल्ड का एक्सपोजर फर्स्ट कीजिए 23-24% था। सिल्वर का भी 10-12% एक्सपोजर था, बट सिल्वर को हम हमेशा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज ज्यादा ढूंढते हैं, लॉन्ग पोजीशन लेना अवॉइड करते हैं क्योंकि सिल्वर वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है। तो 1 मिनट के लिए सिल्वर को मैं साइड पर रखता हूँ। नॉर्मली हम सिल्वर रेकमेंड करते नहीं है क्लाइंट्स को क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, और सिल्वर में जैसा मैंने बताया हम केवल आर्बिट्राज कैप्चर करने की ट्राई करते हैं, लेकिन गोल्ड में जरूर हमारे लॉन्ग पोजीशंस होते हैं। तो एक समय ऐसा था 2 साल पहले जब 23-24 जो भी हम लोग वैल्यूएशन पैरामीटर्स यूज करते हैं, इंटरनल मॉडल्स जो यूज करते हैं, रिलेटिव असेसमेंट करते हैं गोल्ड वर्सेस डॉलर, गोल्ड वर्सेस इक्विटी, तो उन पैरामीटर्स के बेसिस पे 2024 जुलाई में मुझे याद है फंड में 24% गोल्ड होता था। अभी जनवरी फरवरी में जो चीजें हुई, वॉलेटिलिटी हुई, तब जाकर के 10% के आसपास आ गया। अब फिर से हम लोगों ने पिछले थोड़े समय में गोल्ड इंक्रीज होते हुए देखा है। तो शॉर्ट आंसर ये है कि गोल्ड जो है, जितने भी लोग इक्विटी के निवेशक हैं लेकिन इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी उनको हजम नहीं होती है, या सही जैसे अभी मैं अनुज जी से बात कर रहा था, 1-2 साल रिटर्न नहीं बना तो वो परेशान हो जाते हैं। तो काफी ऐसे निवेशक हैं जिन लोगों को ऐसे माहौल में गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में हम रखते भी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि बाहर का जो माहौल है, यूएस डॉलर के ऊपर लोगों को जो चिंता हो रही है, ओवरऑल वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल सिस्टम, ये जो जियोपॉलिटिक्स की वजह से लोगों को चिंता हो रही है, करेंसीज में पीपल आर वेरी कंसर्न कि भाई डॉलर डिबेस होगा, क्या होगा। तो उसकी वजह से गोल्ड तो आई थिंक सुर्खियों में रहेगा, और पोर्टफोलियो में भी गोल्ड होना चाहिए। सबकी अलग अलग रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के अनुसार होगा, लेकिन गोल्ड हम लोग हमारे पोर्टफोलियोज में भी रखते हैं जहां पे उसकी पॉसिबिलिटी है, और लोगों को भी एडवाइस करते हैं। एज फार एज इंडस्ट्रियल कमोडिटीज आर कंसर्न, उसका भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे हार्ड एसेट्स और कहीं ना कहीं पे जो मॉनेटरी एसेट्स हैं उसके ऑल्टरनेट्स की तलाश में लोग हैं। तो इसकी वजह से शायद इवन इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में एक मूवमेंट है, लेकिन वहां पे ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई लोगों का एक ओवरआर्चिंग वरी लोगों की ये है कि ग्लोबली आर्थिक व्यवस्था स्लो डाउन हो रही है। चाहे आप यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, यूरोप तो वैसे भी बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखा नहीं रहा था। तो जब पूरे वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक स्लो डाउन की चिंता है, तो कमोडिटीज कितना चलेंगी? यस, डेफिनेटली मॉनेटरी सिस्टम के सामने आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, इसलिए कमोडिटीज चल रही है, उसमें गोल्ड की अपनी अलग पोजीशन है, लेकिन इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, उससे सावधान रहना जरूरी है। अच्छा आशीष जी, एक समय बाद, लंबे समय बाद एक इंडस्ट्री में जो बदलाव हो रहा है वो है टेलीकॉम। आप देखिए क्या प्राइस हाइक्स हैं, प्राइस हाइक्स सस्टेन कर रहे हैं और हो भी रहे हैं। द वीकेस्ट प्लेयर इन द एंटायर टेलीकॉम, वोडाफोन आइडिया, उसके लिए भी बैंक सब क्रेडिट लाइन खोलने को तैयार हैं। उसके इनफैक्ट सब्सक्राइबर एडिशंस विजिबल हैं, और ये एक ऐसा स्पेस है जो कि वेल्थ क्रिएट करके दिया भी है, ट्रैक रिकॉर्ड भी है, सारे प्लेयर्स इस वक्त अच्छा पैसा बना के दे चुके हैं। अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए स्पेस कैसे प्रिपेयर हो रहा है? एक्चुअली व्यू तो अपनी जगह पे, लेकिन जैसे हम लोगों का एडवांटेज है कि भाई हमारे पोर्टफोलियोज पब्लिक होते हैं, तो हम लोग व्यू तो ऑब्वियसली हैप्पीली अपना शेयर करते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो भी दिखता है। तो जैसे जो टॉप कंपनीज हैं टेलीकॉम में, जैसे खास करके हमारे पोर्टफोलियो में काफी समय से टॉप 5 होल्डिंग्स में एयरटेल रहा है हमेशा। तो ये दर्शाता है कि भाई हमारा इसके तरफ क्या व्यू है और क्या पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं। सो हमको वी आर ऑब्वियसली मतलब पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव है इसके ऊपर आने वाले समय के लिए, और वो पोर्टफोलियोज में दिख भी रहा है। ओके, पोर्टफोलियो में दिख भी रहा है, बिल्कुल। अच्छा, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में एक दिक्कत है, क्लियरली सबसे बड़ा प्लेयर चलने को तैयार नहीं है, लेकिन ओवरऑल बैंक्स और एनबीएफसीज में ठीक ठाक मूव्स रहे हैं। यहाँ पर आपकी प्रेफर्ड बास्केट्स क्या होंगी? अनुज जी, इसमें एक्चुअली पोर्टफोलियो में ज्यादा एनबीएफसीज और सेकंड टियर या छोटे बैंक्स जो हैं, आई थिंक इसमें ज्यादा स्कोप, या इसमें ज्यादा, बिकॉज देखिए बड़े बैंक्स की अगर आप बात करें तो मैनेजमेंट कंटिन्यूटी, या जिसको हम केस स्पेसिफिक इश्यूज बोल सकते हैं कि भाई हर एक का अपना अपना, कहीं पे थोड़े समय पहले ये फ्रॉड या गवर्नेंस या अकाउंटिंग का इश्यू हुआ, कहीं पे मैनेजमेंट चेंज का इश्यू हुआ, कहीं पे कुछ। तो इस तरीके से हर एक बैंक में कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेटली एक चर्न एक तरीके से रहा है। तो वो केस स्पेसिफिक है, आई डोंट थिंक उसको सेक्टर के नजरिए से पेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि भाई फॉरेन जो बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक स्टेक्स लिए जा रहे हैं,
कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है, जहाँ पे ग्रोथ की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, जिन बैंकों को एनबीएफसीज को ज़्यादा सक्षम बनाया जा रहा है, आई थिंक वहाँ पे उस तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान है पोर्टफोलियोज में। ओके, अच्छा, ये इस बार की आईटी रैली थोड़ी अलग है क्या? क्या भी होगा इस समय आपका आईटी पर? सोनू जी, कंटिन्यूसली जैसे हम लोग की इसके पहले भी 3-4 बार बात हुई है, सो हम लोग कंस्ट्रक्टिव हैं इसके ऊपर। और एक तरीके से अगर आप देखें, काफ़ी पोर्टफोलियोज में ओवरवेट भी हैं। हम अपने निवेशकों को, वित्तीय सलाहकारों को, जैसे हमने तो 1 साल पहले थोड़ा जल्दी हो गए हम, लेकिन हमने एक डिजिटल स्पेसिफिक थीमेटिक डिजिटल फंड भी लॉन्च किया था 1 साल पहले। तो उसकी शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन पिछले 3-6 महीने में एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। मेरा हमेशा मानना ये है अनुज जी कि भाई आईटी कंपनीज का रोल तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन 20 साल पहले जब लोग Y2K, ERP, SAP ये सब बात करते थे, तब अलग कंपनियां लीडर थी। पिछले 5 साल 7 साल में सोशल, मोबाइल, एनालिटिकल, क्लाउड, डिजिटल ये सब आ गया तो विनर्स अलग हो गए। आगे जाकर भी नए विनर्स बन सकते हैं, लेकिन कुल मिला के सेक्टर में कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए। और स्मॉल कैप, मिड कैप, इस पे हमारा ज्यादा वेटेजेस हैं और ज्यादा आइडिएशन भी उस साइड पे ज्यादा हो रही है। अच्छा आशीष जी, आप एक बड़ा, अगर आप देखें कैपिटल मार्केट में इवेंट है आगे जाके कुछ समय के लिए, एनएससी का आईपीओ, उससे पहले एक्सचेंजेस पर और कमोडिटी एक्सचेंजेस पर, ब्रोकरेजेस पर और एएमसीज पर या फिर डिपॉजिटरीज पर, आप ज़्यादा किस पर कंस्ट्रक्टिव हैं? पिछले 1 साल में जिस प्रकार से डेरिवेटिव वॉल्यूम्स पे प्रभाव पड़ा है, उसको देखते हुए यहाँ से डाउन द लाइन 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए आपका सबसे कंस्ट्रक्टिव व्यू किस पर है इसी पूरी थीम के अंतर्गत? डिफरेंट वर्टिकल्स हैं हमारे पास। थोड़ा मतलब आपको मेरा जो व्यू है उसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। थोड़ा हम कॉन्फ्लिक्टेड भी होते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जो ज्यादा सस्टेनेबल है वो पहले तो वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट, ये हमको लगता है कि, क्योंकि देखिए क्या है कि आप मार्केट्स को लेकर के कोई भी तरीके का सिनेरियो ले लें, अल्टीमेटली जो वेल्थ मैनेजर्स हैं, जो क्लाइंट की वेल्थ हैंडल करते हैं, और इंडिया में उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है। तो वैसे तो मैं खुद एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वेल्थ मैनेजमेंट जो है ये आई थिंक मेरे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा। उसके बाद एसेट मैनेजमेंट रहेगा, और उसके बाद, क्योंकि ये जो वेल्थ मैनेजर और एसेट मैनेजमेंट है, इसके पास एसेट्स की कस्टडी है और ये क्लाइंट्स को फी चार्ज करते हैं, और ये क्लाइंट्स का पैसा जिस तरफ चाहे उस तरफ, या जिस तरफ सूटेबल है क्लाइंट के लिए उस तरफ उसको डिप्लॉय करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा सस्टेनेबल और ज्यादा लॉन्जेविटी वाला बिजनेस मुझे लगता है। तो इसलिए मैंने बोला वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, और इसके बाद जितने भी ट्रांजैक्शन ड्रिवन है, ये मेरे नजरिए में इसके बाद आते हैं। तो इसीलिए उसके बाद ब्रोकिंग और ये सब आता है। आई थिंक जहां तक एक्सचेंजेस की बात है, तो इसमें तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मोर और लेस हर जगह पे मोनोपोली, डुओपोली, इस तरीके की अरेंजमेंट है। तो मेरा पेकिंग ऑर्डर वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, उसके बाद ट्रांजैक्शन ड्रिवन बिजनेसेस। एंड आई थिंक ट्रांजैक्शन ड्रिवन बिजनेसेस में डेफिनेटली एक्सचेंजेस वुड बी ऑन टॉप, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है जो भी एक्सचेंजेस है यहाँ पे। अच्छा, ऑन सीरियस नोट, वैसे हालांकि हम जब इस स्पेस के बारे में बात करते हैं तो हंसी मजाक शुरू हो जाता है, बट लिकर मतलब बेस्ट वेल्थ क्रिएटर रहा है। अगर आप रेडिको को देखें, आप यूएसएल में भी मूव आया पिछले 1 साल में, अच्छा खासा मूव है। बाकी मिड कैप में आप तिलक नगर को देखिए। आपने किसी फंड में स्पेस दिया है क्या इस स्पेस को? वीरेंद्र जी, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है नहीं एक्चुअली हमारे पोर्टफोलियोज में। अगर तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उस रैली में हमने कोई बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया नहीं है, लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर आप देखें तो ग्रोथ सेक्टर है अल्टीमेटली, क्योंकि क्या है कि इसकी खपत बढ़ने वाली है। डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन का बहुत बड़ा हिस्सा है ये। तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियोज में इसका कोई बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। चलिए, कई बार ये भी होता है कि हमारे पोर्टफोलियोज में हम लोगों को एक तरीके से, कुछ पोर्टफोलियोज में ऐसा होता भी है कि भाई एक एथिकल या ईएसजी कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है। तो कभी कभी ये एक्सपोजर एनीवे अंडरवेट या नहीं के बराबर हो सकता है। ओके, चलिए आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय रखने के लिए। आप